खतरनाक बम है भैया, जानिएगा तो कहिएगा हमरो मिल जाए, खाली दोस्त को उड़ा देंगे। तो इसमें लोग जो थे अपने आप को आत्मदाह तक कर लेते थे, यानी जला देते थे। खतरनाक आंदोलन था भैया। फान बुई चाउ नाम देखिए कितना खतरनाक है, हमरो ना याद होता था। तो कैसन बा आप लोग, स्वागत है आपका। तो हम लोग जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका कमेंट आ रहा था कि भैया हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दीजिए, भैया हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, भैया चैप्टर नंबर 3, भैया चैप्टर नंबर 3। अरे आ गया है, पढ़िए अब मज़े से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कार्टून के माध्यम से। तो चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो भैया सबसे पहले हमको ये बता दीजिए कि हिंद चीन का मतलब क्या होता है। क्या एक ऐसा देश जिसमें चाइना और भारत के लोग आपस में मिल के रहते हैं, इसी को का हिंद चीन कहते हैं? नहीं, हिंद चीन का बेसिकली मतलब ये होता है कि देखिए हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये 3 देश आते हैं। वियतनाम पे चाइना की संस्कृति का प्रभाव था, जबकि लाओस और कंबोडिया पर भारत की संस्कृति का प्रभाव था। और यहाँ पर जो देश उत्पन्न हुआ इसी को नाम दे दिया गया हिंद चीन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंद चीन का क्षेत्रफल 3 लाख था और हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन का फैलाव जो था उत्तरी सीमा से स्टार्ट होकर के वो म्यांमार तक जाता था। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जाए कि हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना था, तो याद रखिएगा 3 लाख। अगर आपसे यहाँ पर भी पूछ दिया जाए कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश आ जाते हैं। अगर आपसे यहाँ पर भी पूछ देता है कि हिंद चीन का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, तो याद रखिएगा उत्तरी सीमा से स्टार्ट होकर के वो म्यांमार को छूता था। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वियतनाम पर चाइना की संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, तो वियतनाम में 2 राज्य थे, एक था तौकिंद और दूसरा था अन्नाम। इस पर भी चाइना की संस्कृति का प्रभाव था। और वहीं पर दूसरी ओर जो था लाओस और कंबोडिया पर भारत की संस्कृति का प्रभाव था। होता क्या है कि 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना होती है। अभी कंबुज राज्य कहाँ है भैया? तो कंबुज राज्य जो है कंबोडिया में है। और कंबुज राज्य जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो याद रखिएगा कंबुज राज्य है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने जो है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब ये अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान के लिए था? तो याद रखिएगा विष्णु भगवान के लिए था। ठीक है, तो ये बदनाम क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग का खोज किया था। अब बहुत सारे मेरे भाई क्या समझ लेते हैं कि वास्को डी गामा ही है जिसने भारत की खोज की थी। अच्छा, ये बात बता दीजिए, भारत भुला कब गया था कि खोज दिया? इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था, यानी वास्को डी गामा था। और इन्होंने जो था 1503 में अपना पहला व्यापारी केंद्र कोची को बनाया था। और 1510 में मलक्का को जीत करके इन्होंने मसाला का व्यापार चालू कर दिया था। ठीक है, हिंद चीन में पहली बार जो था 1747 में राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत हुई थी, यानी फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था, यानी इन लोगों को खूब तंग करना चालू, मतलब अभी स्टार्ट कर रहा था धीरे धीरे। और 20वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर लिया, यानी इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बुक में बताया गया है कि चीन के पहाड़ी क्षेत्रों पर रबड़ की खेती की जाती थी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती की जाती थी। 1931 में वियतनाम जो था विश्व का 3रा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक बन गया था, यानी चावल उत्पादन का 3रे नंबर पर यह आता था। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि वियतनाम या फिर कौन सा ऐसा देश है जो कि विश्व में 3रा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक है, तो याद रखिएगा वियतनाम। ठीक है,
आगे बताया गया है हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग रहते थे, ठीक है, अब एक दिन में तो कोई कब्जा नहीं करेगा, धीरे ही धीरे करेगा ना, तो वो लोग रहते थे ना, तो वो लोग क्या कहते थे, हिंद चीन वाला क्या कहता था, फ्रांसीसियों को कोलोन कहता था कि देखो देखो कोलोनावा जा रहा है, कोलोनावा जा रहा है। जैसे हम लोग कैसे कह देते थे अंग्रेजों को कि देखिए गोरखा जा रहा है, गोरखा जा रहा है, देख रहा है गोरखा को, अंग्रेजवा को जा रहा है, उसी तरह से वो लोग कोलोन कोलोन कहते थे उसे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जब 20वीं सदी में पूरी तरह से कब्जा कर लिया हिंद चीन पे, तो इन फ्रांसीसियों ने क्या किया, हनोई विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने सोचा कि नहीं भाई चलिए शिक्षा भी दे देते थे, तब पर भी इनके मन में ये भी डर था कि अगर शिक्षा दिए, आपने कहावत भी सुना होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जिसे जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये लोग सोच रहा था कि अगर हम इन लोगों को पढ़ा लिखा दिए और इहो अगर भारत वाला जैसा हाल करेगा, यानी हम लोगों को भी भगा देगा, तो अब तो फिर हमारा खेला हो गया। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया कि हम इन लोगों को पढ़ाएंगे और इन लोगों को परीक्षा में फेल कर देंगे। जा भैया तुम्हारा मोटिवेशन भाड़ में चला जाएगा और तुम पढ़ेगा भी नहीं, और दोष भी हम पे नहीं देगा कि क्या कर रहा है, ये लोग पढ़ा भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा उन हिंद चीन वाले लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करने लगे, ठीक है। तब वो लोग उबिया के क्रांति करेगा, जैसे कि हम लोगों ने यूरोप में और समाजवाद एवं साम्यवाद में पढ़ा था कि जब वो लोग भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था तो उन लोगों ने क्रांति की थी, अब ये लोग भी क्रांति करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो देखिए शुरुआत होता है 1903 में। फान बुई चाउ, नाम देखिए कितना खतरनाक है, हमरो ना याद होता था, ठीक है। 5 बजे भोर में करा के उठ के खूब रट्टा मारते थे, तब नाम याद होता है। ये चाइना वाला का नाम है अजीब अजीब होता है, फान बुई चाउ, हुल हुर हुर करके नाम होता है। तो 1903 में फान बुई चाउ ने दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की है, तो याद रखिएगा फान बुई चाउ ने, रट्टा मार लीजिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। और दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन का नेता जो था वो कुआंग दे था, ठीक है। और द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक जो हैं फान बुई चाउ हैं। कौन है? फान बुई चाउ है। ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। और आपको पता है कि 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में जापान और रूस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। पढ़ा दिए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि 1914 में क्या होता है कि वियतनाम में राष्ट्रीय दल की स्थापना होती है, जिसको ये फ्रांसीसी वाले लोग जो है कुचल देते हैं। अरे भाग, दल बनाएगा तुम, हमको भगाना चाहता है, इसको कुचलो। तो नहीं बनाएगा, ये सब पूछू। भारत वाला जैसा हाल कर रहा था वो अंग्रेजों ने लेखा। अब यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हो ची मिन। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन का दूसरा नाम था न्युवन आई क्वॉक। न्युवन आई क्वॉक नामक एक लड़का होता है जो कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चला जाता है, और वहाँ पर जाकर के उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। किसने किया था? तो हो ची मिन, जिसका नाम था न्युवन आई क्वॉक, ठीक है। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि जॉन गुएन आई ने अनामी दल के ये नेता थे। कौन थे? जॉन गुएन आई जो थे वो अनामी दल के नेता थे, ठीक है। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि जून 1940 में फ्रांस जो था जर्मनी से हार जाता है, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा मेरे लंबा है भाई, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट निकल के आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं कहानी बनाना चालू कर दिया, मतलब बताना चालू कर दिया, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि जून 1940 में फ्रांस जो था जर्मनी से हार गया था। दूसरा पॉइंट ये था कि वियतमीन जो था, वियतमीन का मतलब होता है वियतनाम स्वतंत्र लीग, यानी वियतमीन लीग की स्थापना जो थी हो ची मिन ने की थी। तो अगर आपसे यहाँ पर भी पूछा जाए कि वियतमीन की स्थापना किसने की थी, वियतमीन लीग की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा हो ची मिन ने की थी, ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है कि 1944 में फ्रांस जो था जर्मनी के आधिपत्य से बाहर निकल गया, ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है कि बाओ दाई ने
25 अगस्त 1945 को अपना पद त्याग कर दिया था। ठीक है, आखिरी और लास्ट पॉइंट ये आता है कि 1946 को हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में ही हुआ था। ये दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के अंतराल में आता है। तो आप ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में डीपली नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में केवल पूछा जाएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, 1946 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि हिंद चीन में अमेरिका वाला का हस्तक्षेप, जैसे अभी अमेरिका वाला करता है, अपने आप को दादा समझता है, कभी भारत के बीच में बोलने लगेगा, कभी पाकिस्तान के बीच में बोलने लगेगा। वो देख रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर लाया गया था तो कैसे बीच में दादा बन रहा था अपने आप को। उसी तरह से देखिए अमेरिका का हस्तक्षेप अब हम लोग समझते हैं। जनेवा समझौता जो कि 1954 में हुआ था। ठीक है, जनेवा समझौता के बाद जो था वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा तो बहुत लंबा चैप्टर है। फिर आगे इस चैप्टर में बताया गया है हुआ आंदोलन के बारे में। ये बदनाम क्वेश्चन होता है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो एकरा ध्यान से देखिएगा। हुआ आंदोलन जो था ये एक बौद्धिक और एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो कि 1939 में हुआ था। और हुआ आंदोलन के नेता जो थे हुएन फूसो थे। कौन थे? हुएन फूसो। भाई साहब खतरनाक नाम है, हुएन फूसो नाम थे। ठीक है, ये जो था हुआ आंदोलन जो था ये एक क्रांतिकारी और उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देता था। इसमें लोग जो थे अपने आप को आत्मदाह तक कर लेते थे, यानी जला देते थे। खतरनाक आंदोलन था भैया। अब देखिए लाओस में 1955 में राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है और नरोत्तम सिंहानू जो थे कंबोडिया के शासक बन जाते हैं। ठीक है, और आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि 16 मई 1917 को जो है जकार्ता में सम्मेलन हुआ था। तो जकार्ता सम्मेलन कब बुलाया गया था? अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 1970 में। अगला आपका पॉइंट आता है कि 9 अक्टूबर 1917 को जो है कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। और अगला पॉइंट ये आता है कि 1975 में जो था कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। आपने यहाँ तक साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और अगला पॉइंट ये आता है, अब क्या होता है कि 5 अगस्त 1964 को जो है अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अब एक से रहल नहीं गया, इतना सब सह रहा था। जब आप चैप्टर डिटेल में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा का हुआ था। तो इसको अब रहा नहीं गया। ये 1964 पे उत्तरी वियतनाम पर ही आक्रमण कर देता है। और इस युद्ध में जो था इसने टैंक जो होता है वो जो बम फेंकता है बुकुर वाला वो, और इसने बम फेंका। ठीक है, विमान वाला वो जो उड़ने वाला बम होता है वो भी फेंका। यहाँ पर जो है इसने इन सब हथियारों के साथ साथ जो है रासायनिक बमों का भी सहारा लिया, जिसमें इसने एजेंट ऑरेंज, अरे भैया खतरनाक बम है, का इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज और नापाम जैसे रासायनिक बम का इस्तेमाल किया था। खतरनाक बम है भैया, जानिएगा तो कहिएगा हमरो मिल जाए, खाली दोस्त को उड़ा देंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नापाम क्या होता है। तो नापाम एक प्रकार का रासायनिक हथियार होता है जो कि अगर इसको किसी के त्वचा पर, अमेरिका वाला इतना खतरनाक था कि ये आदमी के देह पर फेंक देता था। ठीक है, तो नापाम जो था एक रासायनिक हथियार था कि अगर ये किसी के त्वचा पर गिर जाता था तो वो त्वचा पर चिपक के जलाना चालू कर देता था। खतरनाक था भाई साहब, वो प्राण छूट जाएगा। अब समझ लेते हैं एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज जो था, ये मत समझ लीजिएगा कि ऑरेंज बोल रहे हैं तो संतरा होगा, ना भैया, रासायनिक बम था। देखिए अमेरिका वाला जब इसको फेंका वियतनाम वाला पे, तो एजेंट ऑरेंज जो था ये एक जहर था जिसको पेड़ पे, इसका इस्तेमाल पेड़ों के लिए किया जाता था। पेड़ों को ये झुलसा देता था, बिल्कुल ख़त्म कर देता था उसको। अभी अमेरिका वाला दम का कहे, अब हम छोड़िए, नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत बदमाश था, ये उन लोगों पर फेंक दिया, वो आदमियों को जरा के राख कर देता था। इतना खतरनाक था एजेंट ऑरेंज। ठीक है, अब
ये लास्ट बचा हुआ है जो कि है हो ची मिन मार्ग। ये सबसे बदनाम क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी 5 नंबरिया में। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि हो ची मिन मार्ग क्या है। तो हो ची मिन मार्ग जो था वो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सभी सीमा क्षेत्रों से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। तो पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में कि हो ची मिन मार्ग कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता था। तो ये हनोई से लेकर के दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जो थी निकलती थी। ठीक है, और अमेरिका इतना बदमाश था कि वो इस मार्ग को नष्ट करना चाहता था। ये सबसे मतलब क्या कहते हैं, तगड़ा रोड था, ये कभी टूटता ही नहीं था। तो अमेरिका वाला चाहता था कि इसको नष्ट कर दे, तो इसने हजारों बार उस पर बम गिराया लेकिन नष्ट नहीं कर पाया। वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे, वहाँ अब बम फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, भले कितना ही मजबूत हो। तो लोग क्या करते थे, तुरंत मरम्मत कर देते थे, जिससे वह ठीक हो जाता था। एक और बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आपने तो लिख लिया होगा, फिर भी अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा इसको। हो ची मिन मार्ग जो है ये हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि हो ची मिन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता था, तो याद रखिएगा हनोई से लेकर के दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकली हुई थी। और अमेरिका जो था इसे नष्ट करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत मार्ग था। ठीक है, ये इतने सारे मतलब सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकली थी, और ये क्या कहते हैं, हनोई से लेकर के दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। सोच लीजिए कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो इसको ही नष्ट करना चाहता था। ये अमेरिका वाला शुरू से बदमाश है, तो इसको नष्ट करना चाहता था। इस पर बहुत बार बम फेंका, लेकिन बहुत मजबूत रोड था भैया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर बम फेंक रहे हैं तो छोटा मोटा तो नुकसान होगा ही, तो स्थानीय लोग उसको तुरंत मरम्मत कर देते थे, जिसकी मदद से वो फिर से ठीक हो जाता था। ठीक है, बस आखिरी पॉइंट बचा हुआ है कि पेरिस में शांति वार्ता 1968 में हुई थी। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।